के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन का मामला, राज्यसभा का नामांकन खारिज होने का मामला दिल्ली पहुंचा है। तो दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। कांग्रेसी विधायक कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति को नामांकन दाखिल करने के विरोध में अपना ज्ञापन देंगे ये विधायक। तो विधायकों की अगुवाई कर सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भी राष्ट्रपति भवन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा का नामांकन का ये मामला है और इसी मामले से जुड़ा ये अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे कांग्रेस के विधायक। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास अखिलेश जी? देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस के तरफ से मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनका अंतिम दौर में नामांकन रद्द कर दिया गया और उनकी भागीदारी को खत्म कर दिया गया। इसके बाद लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस रणनीतिक तौर से लेकर कानूनी रूप से बैठकें चल रही थी। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी 62 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस विधायकों ने अब कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड पर डेरा डाल दिया है, जहां पर मीटिंगों का दौर जारी है। और वहां से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सभी विधायकों ने कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वहां के नेता विपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलकर एक ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तैयार किया है, और जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से समय भी मांगा गया है। फिलहाल अभी कांग्रेस की टीम को राष्ट्रपति भवन के तरफ से समय नहीं दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के दौरे पर जा रही हैं और 14 जून तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। तो ये उम्मीद कांग्रेस के तरफ से जताई जा रही है कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मिलने और ज्ञापन सौंपने का समय अगर कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की तरफ से तैयारी की गई है कि कांग्रेस के 24 अकबर रोड कार्यालय से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस के सभी विधायक 62 कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार की अगुवाई में पैदल मार्च राष्ट्रपति भवन तक करेंगे और वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। फिलहाल राष्ट्रपति भवन से समय मिलेगा या नहीं, कांग्रेस के सभी विधायक राष्ट्रपति भवन तक मार्च करते पहुंच पाएंगे या नहीं, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने भी इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे कांग्रेस के विधायक। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस एएस चंदोरकर की बेंच इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। मीनाक्षी के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, दलीलें रखेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के वकील भी पेश हुए हैं। तो बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी भी पेश हुए। तो निर्वाचन आयोग के वकील डीएस नायडू ने याचिका खारिज की मांग की है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। तो मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन को खारिज करने को चुनौती दी है
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मीनाक्षी नटराजन ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इस पर सुनवाई होनी है। क्या लग रहा है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी सामने आ सकती है? देखिए तंबू, कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन मीनाक्षी नटराजन ने दाखिल किया था। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को अंतिम समय में खारिज कर दिया गया था। इसको लेकर मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक दायर की है, जिसको लेकर मीनाक्षी नटराजन के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी जब कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो याचिका दायर करते हुए मांग की गई कि चुनावी प्रक्रिया को रोका जाए, रिजल्ट की घोषणा को रोका जाए और जो प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की जगह पर जीते हुए घोषित किए गए हैं उनके प्रमाण पत्र देने से भी उनको रोका जाए। हालांकि इसकी मांग मौखिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस चंद्रकर की बेंच ने फिलहाल मौखिक जो अपील की गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो मीनाक्षी नटराजन के वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक मांग को खारिज करते हुए सुनवाई के लिए आज लगाया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में मीनाक्षी नटराजन के जो नामांकन को खारिज किया है उस पर सुनवाई होगी। मीनाक्षी नटराजन के तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी अपना पक्ष रखेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के जो 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के जो नामांकन वैध पाए गए हैं, जिन्हें जीतना और नामांकन उनका सही पाए जाने के बाद राज्यसभा चुना जाना तय है। इसको लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से अपने वकील के तौर पर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को भी पेश किया था और उसके बाद निर्वाचन आयोग के वकील की तरफ से डीएस नायडू पेश हुए थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच से ये कहा था कि ये याचिका स्वीकार करने के लायक नहीं है, याचिका को खारिज किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को स्वीकार करते हुए आज की सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। आज जब मीनाक्षी नटराजन के तरफ से उनके वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के सामने जो अपना पक्ष रखेंगे, तो बीजेपी के तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी भी इसके खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे और उन्हें डीएस नायडू निर्वाचन आयोग के तरफ से पेश होंगे और याचिका को तथ्यहीन और खारिज करने की मांग करते हुए अपनी दलीलें भी रखेंगे। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। तनवीर, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और अब बात कर रहे हैं मैनपुरी की। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डाककर्मी ने फर्जी फांसी लगाकर जान दी है। मृतक डाककर्मी ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट में 2 अधिकारियों को दोषी ठहराया है। डाक अधीक्षक पीके शुक्ला को दोषी ठहराया, ओवरसीयर श्याम तिवारी को भी दोषी ठहराया है और कहा है कि दोनों अधिकारी प्रताड़ित करते थे, पैसे की मांग करते थे। अधिकारी 30,000 रुपए भी लिए, छुट्टी के नाम पर भी पैसे मांगे गए थे। बेबर इलाके के मुढ़ई में तैनात था ये डाककर्मी निखिल वर्मा। थाना बिचवा के रामनगर गांव का मृतक बताया जा रहा है। घर से कुछ दूरी पर फांसी पर लटका मिला निखिल का शव। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरे भाई का यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एबीपीएन के पोस्ट पे काम करता था और बहुत मैं वैसे बेसिकली बाहर रहता हूँ, तो मेरे उससे आए दिन बात होती रहती थी। कब से ये यहाँ पे पोस्टिंग थी आपके भाई की? टाइम हो गया कम से कम, आई थिंक 2-3 साल से भी ज़्यादा हो गया उसको काम करते हुए, और मेरे 3 साल के अप्रोक्स काम हो गया काम करते हुए। लेकिन मेरे आए दिन उससे बात होती रहती थी इवनिंग में,
वो बताता रहता था कि सेल्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए सीनियर्स उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, कभी कभी धमकी भी देते हैं कि तुझे रेस्टिगेट कर देंगे, तुझे बाहर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें शाम को मेरा फ़ोन कॉल पे डिस्कशन होता रहता था। मेरे 2 से 3 दिन पहले, आज जो घटना हुई है उससे 2-3 दिन पहले मेरी वाइफ से भी बात हुई, तो उसने बात बताई भी थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, टॉर्चर है बहुत ज़्यादा सीनियर्स का, जॉब चली गई तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की रही है। आज सुबह लगभग 8 बजे थाना बिछुआ को सूचना मिली कि गांव रामनगर में एक लड़का जो है सुसाइड किया है। तत्काल थाना पुलिस वहाँ पहुंची। उसका नाम निखिल वर्मा सन ऑफ धर्मेंद्र सिंह, जो रामनगर रहने वाला है, जो उसकी एज 26 वर्ष है। वो बेबर में मुढ़ई पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवा के पद पर तैनात था। उसने अपने पंपिंग सेट पे सुसाइड किया है, हैंगिंग किया है। वहाँ से जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा एक सुसाइड नोट दिया गया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन। 12 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी में योजनाओं का महाकुंभ लगेगा। जन कल्याण योजनाओं का आज से शुभारंभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे, लाभार्थियों को वितरित करेंगे स्वीकृति पत्र। तो स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। जन कल्याण शिविर का भी आयोजन होगा। विकास योजनाओं की उपलब्धियां भी प्रदर्शित होंगी। मोदी योगी सरकार के कार्यों पर भी फोकस रहेगा। 13 जून को बीएचयू में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जन कल्याण शिविर का भी आयोजन होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। 10 वर्षीय बच्चे को कार ने टक्कर मारी है। न्यायाधीश लिखा कार ने मासूम को टक्कर मारी। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। इस हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। ग्रामीणों ने कार ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया है। रसड़ा से बलिया की तरफ ये कार जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में एंकोनी गांव निवासी बच्चे की मौत हो गई है। फेफना थाना क्षेत्र के एकोनी पेट्रोल पंप के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो रसड़ा से बलिया की तरफ ये कार जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णकांत पांडे जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है, ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? जी, आपको बता दें कि 10 वर्षीय बच्चे को न्यायाधीश जो उनके गाड़ी पर लिखा हुआ था, उनकी बेलेनो कार थी, उन्होंने टक्कर मार दी। क्योंकि देखा जा रहा है कि 10 वर्षीय युवक का जो दर्दनाक मौत हुआ है, उन्होंने ग्रामीणों ने गाड़ी टक्कर को जो गाड़ी ड्राइवर ने टक्कर मारी थी उसको पकड़कर पुलिस को हवाले कर दिया है। वही देखा जा रहा है कि रसड़ा से बलिया की तरफ ये जा रही थी बलेनो कार, जाकर मड़ई में भी जाकर घुसी और वहीं पे अचानक जो लड़के के 10 वर्षीय जो बच्चा था वही ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये मामला फेफना थाना क्षेत्र के कौनी पेट्रोल पंप पास की घटना है। इसमें पुलिस जांच कर और सीसीटीवी खंगाल रही है और उसके आधार पे जो विधिवत कार्रवाई होगी करेगी। जी ठीक है कृष्णकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां बाढ़ की आपदा से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए एनडीआरएफ और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल और मोबिलाइजेशन अभ्यास किया। यह अभ्यास गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगा नदी स्थित पोस्ता घाट पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, एनडीआरएफ और विभिन्न विभागों की टीमों ने भाग लिया। बेसिकली जब भी फ्लड आता है हर साल, तो फ्लड से पहले हमारी तैयारियों को एसेस करने के लिए एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा जो एक इंस्ट्रक्शन आती है, और प्लस हमारी यूपीएसडीए में है, उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये जो एक्सरसाइज की गई यूपीएसडीए में कोऑर्डिनेशन में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है। बेसिकली यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फ्लड के हिसाब से कुछ हाइपर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ मॉडरेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जितने भी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हर जगह फ्लड की तैयारी की समीक्षा के लिए एक मॉक एक्सरसाइज कराया गया, जिसमें कि हमारी जो 11 एनडीआरएफ की टीम है बनारस से यहाँ पे आई थी गाजीपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मकसद यही था कि चूंकि अभी आप सभी जान रहे हैं कि बारिश शुरू होने वाली है, और जब भी बारिश होती है तो फ्लड सीजन शुरू हो जाता है। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, जिसका जवाब जनता आगामी चुनावों में देगी। शिवपाल यादव ने कहा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होंगे और उसमें भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सपा सांसद डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही कथित अभद्र टिप्पणियों को लेकर भी शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश की जनता को धोखा दिया है, और बुरी तरह से इन्होंने टैक्स और जीएसटी लगा करके पूरे देश की जनता को दिया है। इसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जैसा कि माहौल है। देखिए, अब बहुत जल्दी पहले तो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश से के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार होगी और समाजवादी पार्टी वहाँ पे सरकार बनाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।